इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गुस्से से लाल हो चुके हैं। उन्होंने ईरान को साफ लफ्जों में चेता दिया है कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधारना हमें आता है। नेतन्याहू ने ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को संदेश भी भिजवा दिया है कि ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं है जो इजरायल की जद से बाहर है। नेतन्याहू के इस बयान ने तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा दिया है। हूथी पर हमला तो बहाना था। इजरायल के पीएम का असली निशाना तो ईरान है, ईरान था और ईरान रहेगा। अब तक आपने नेताओं को बहुत सधे हुए शब्दों में बयान या धमकी देते हुए देखा होगा, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने हूथी पर किए गए हमले के बाद साफ कहा है कि हमें खरोच भी आई तो इजरायल ऐसा जख्म देगा जिसको दुश्मनों की 7 पुश्तें याद रखेंगी। הזו פגעה במטרות במרחק 1,800 קילומטר מגבולותינו. היא מבהירה לאויבינו שאין מקום שהזרוע הארוכה של מדינת ישראל לא תגיע אליו. מסר לאויבי ישראל, אל תטעו בנו. נגן על עצמנו בכל דרך ובכל חזית. כל מי שיפגע בנו ישלם מחיר כבד מאוד על תוקפנותו. इजरायल के पीएम के इस बयान से इस्लामिक मुल्कों में खलबली मच चुकी है। इजरायल के दुश्मनों के रोंगटे खड़े हैं, क्योंकि किसका नंबर कब आएगा ये नेतन्याहू के सिवा कोई नहीं जानता। नेतन्याहू ने हूथी विद्रोहियों पर 1800 किलोमीटर दूर जाकर हमला करके यह साबित कर दिया है कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जो दूरियों के मोहताज नहीं हैं। इजरायल से यमन की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर है, जहां हुई स्ट्राइक ने यमन में हाहाकार मचा दिया, जबकि तेल अवीव से तेहरान की दूरी लगभग 1900 किलोमीटर है। यानी इजरायल जब चाहे ईरान और उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। ईरान को अब टारगेट पर ले चुका है इजरायल। ईरान की परमाणु फैसिलिटी इजरायल के निशाने पर है और तैयार होने से पहले ही खाक हो सकता है ईरान का एटम बम। नेतन्याहू के बयान के बाद पूरे अरब वर्ल्ड में यह चर्चा शुरू हो चुकी है। यह चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आज की तारीख में इजरायल के जितने भी बड़े दुश्मन हैं, ईरान उनको सपोर्ट ही नहीं करता, बल्कि गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन सब कुछ सप्लाई करता है। इजरायल के इन 4 दुश्मनों को देखिए। इस वक्त नेतन्याहू और इजरायल एक दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर घिर चुके हैं। उनके सामने अब बस युद्ध है और इसके सिवा कुछ नहीं। इस वक्त इजरायल के लिए 4H बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों H के बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन चारों H को ईरान का पूरा समर्थन है। H से हमास, H से हिजबुल्ला यानी लेबनान का मिलिशिया, H से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी, H से हूथी यानी यमन का विद्रोही गुट। हमास से शुरू हुई लड़ाई पहले हिजबुल्ला तक पहुंची और अब हूथी से टक्कर के बाद इजरायल में इराक से भी हमले हो रहे हैं और इन सब में ईरान से टकराव उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसीलिए नेतन्याहू ने बिना लाग लपेट के ईरान को चेतावनी दे दी। ישראל מצפה מהקהילה הבינלאומית להגביר את מאמציה נגד איראן וגורותיה כדי לבלום את תוקפנותה של איראן וכדי להגן על חופש השיט הבינלאומי. כל מי שמבקש לראות מזרח תיכון יציב ובטוח צריך להתייצב נגד ציר הרשע של איראן ולתמוך במאבקה של ישראל נגד איראן וגורותיה, הן בתימן, הן בעזה, הן בלבנון, בכל מקום. नेतन्याहू की धमकी के बाद दुनिया के 194 देशों के राष्ट्राध्यक्ष युद्ध की सूरत में होने वाले नफा नुकसान की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इजरायल और ईरान का युद्ध हुआ तो क्या होगा, इजरायल कैसे वार करेगा, ईरान कैसे जवाब देगा।
इस दशक में दुनिया के लिए सबसे खतरनाक वक्त आ चुका है। दो 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पूरे यूरोप को डरा दिया, अमेरिका तक घबरा गया। 2023 हमास ने इजरायल पर हमला करके पश्चिम एशिया का सबसे खतरनाक युद्ध छेड़ दिया। लेकिन 2024 सवाल है कि क्या ईरान और इजरायल का युद्ध हुआ तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, यानी 2022 के बाद दुनिया वर्ल्ड वॉर से बच गई। 2023 में गाजा युद्ध के बाद भी विश्व युद्ध नहीं हुआ। ऐसे में क्या 2024 सभी जंगों का बॉइलिंग पॉइंट बनेगा और ईरान इजरायल युद्ध के साथ विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा? इजरायल ने गाजा पर हमला नहीं रोका है और अब वो ईरान से भी टक्कर लेने को तैयार है। नेतन्याहू ने सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर मिसाइल गिराकर यह साबित कर दिया कि वो ईरान से डरने वाले नहीं हैं और उससे लड़ने के लिए वो बड़े युद्ध करने के लिए भी तैयार है। तो क्या इस जंग का दायरा गाजा से निकलकर सीरिया, इराक और ईरान तक पहुंचेगा, यमन से लेकर सऊदी अरब तक फैलेगा और फिर इसमें अमेरिका से लेकर रूस की एंट्री होगी? यही सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस युद्ध के शुरू होने से पहले कई एक्टर शामिल हो चुके हैं। एक तरफ ईरान बनाम इजरायल है तो दूसरी तरफ बाकी एक्टर्स में अमेरिका है, रूस है, सऊदी अरब है, इराक है, सीरिया है, यमन है। तुर्की भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है। अजरबैजान, आर्मेनिया भी इस युद्ध में खींचा चला आएगा। युद्ध शुरू हुआ तो नाटो को भी एक्शन में आना पड़ेगा और चीन को कौन नजरअंदाज कर सकता है? खाड़ी देशों में सबसे बड़े दुश्मन रहे ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता हो गया है। ये समझौता कराने वाला चीन कह रहा है कि राजनयिक इमारतों पर हमले हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून बार बार तोड़ा जा रहा है। ये सब बंद होना चाहिए। चीन इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में कमांडिंग पोजीशन में है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है समय का चक्र बदला है और अमेरिका की जगह चीन ले रहा है। लग रहा है जैसे पश्चिम एशिया में चीन का जोर बढ़ रहा है। अमेरिका का दबदबा खत्म हो चुका है। एक साल पहले जिस युद्ध के टारगेट पर 3 देश थे, उसमें 2 की दोस्ती ने तीसरे को खतरे में डाल दिया है। यानी जब से ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हुई है, तब से सऊदी अरब के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। इस वक्त ईरान के अंडरग्राउंड एयरबेस भी काफी चर्चा में है, क्योंकि ईरान दिखा चुका है कि उसके पास ऐसे ऐसे ठिकाने हैं जहां इजरायल या फिर अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी बेकार हैं। ऐसे में अमेरिका और इजरायल ईरान के जवाबी हमले के बाद क्या करेंगे?